Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again to another lecture of CA Final Audit Lakshya Batch. And आज इस क्लास के अंदर we are going to discuss a very good standard and some of the great questions from essay number 501. इस स्टैंडर्ड का फ्लो कैसे चलेगा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम 501 का बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि 501 में क्या सिचुएशन डील की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री का जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद द क्वेश्चंस, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारे के सारे कंसेप्ट आपके इन्वेंट्री के उधर कवर हो जाएंगे। फिर लिटिगेशन एंड क्लेम्स, फिर लिटिगेशन एंड क्लेम्स के क्वेश्चन एंड सेम गोज विद द सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो मतलब मैंने रिवीजन कराई है बट विद क्वेश्चंस रिवीजन कराई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी बोला कि 501 में जो क्वेश्चन बनेंगे वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। और क्योंकि मेरे पास कोई रिवीजन लेक्चर अवेलेबल नहीं था तो मल्टीपल टाइम रिवीजन को अवॉइड करने के लिए मैंने ऐसा किया कि सिंपल स्टैंडर्ड है अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के साथ इसको देखोगे तो कुछ अमेजिंग क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से आप लेक्चर लगाना एंड या थैंक यू सो मच। यू कैन नाउ स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर। तो वी आर नाउ स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ एसे 501। मैंने आपको अभी बताया कि कैसे हम 501 को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्या सिचुएशन 501 के अंदर डील किया गया है। उसके बाद मैं आपको ना टॉपिक वाइज डिस्कशन करूंगी अलोंग विद द क्वेश्चंस। ऐसे कि सारे कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे। सो लेट्स कम टू एसे नंबर 501 के नोट्स। एक बार समझ लेते हैं कि 501 में क्या सिचुएशन डील की गई है और उसके बाद मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगी एंड साथ साथ में हम 501 के कंसेप्ट भी देखते रहेंगे। मतलब ऐसे एक सिस्टमेटिक वे में कि आपका पूरा स्टैंडर्ड भी कवर हो जाए और आपका पूरा जितना भी क्वेश्चन बनता है वो भी कवर हो जाए और टाइम भी हमारा बच जाए। सो अगर मैं 501 की बात करूं तो ऐसे 501 टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक आइटम्स। और 501 के अंदर 3 आइटम की डिस्कशन है। वन इज इन्वेंट्री, सेकंड इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड थर्ड है आपका सेगमेंट इंफॉर्मेशन। एंड 501 ने ऑडिटर को बोला है कि इन 3 आइटम को लेकर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। बेसिकली 501 ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि इन 3 आइटम्स को लेकर ऑडिटर को कुछ असर्शन के ऊपर टेस्टिंग करनी है, कुछ असर्शन के रिलेशन में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। कौन कौन से वो 3 आइटम है? वन इज इन्वेंट्री। सो ऐसे 501 ने बोला कि जहां पे तुम एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो जिस एंटिटी के लिए इन्वेंट्री एक मटेरियल आइटम बनता है, वहां पे आपको ना एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑफ द assertion that is existence and condition of the inventory. ओके, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। तो 501 ने क्या बोला है? तो 501 कहता है कि देखो जहां पे तुम एक एंटिटी की ऑडिट करने के लिए गए और वहां पे तुम्हें इन्वेंटरी एक मटेरियल आइटम दिखाई देता है उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो आपको ना ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए मतलब ऑडिटर को कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। और ये एविडेंसेस कलेक्ट करने का पर्पस क्या है? 2 असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेना, 2 असर्शन के रिलेशन में एविडेंसेस कलेक्ट करना। वन इज एग्जिस्टेंस एंड सेकंड इज कंडीशन। अच्छा, ये एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ व्हाट? डेफिनेटली इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और ये पता लगाएगा कि आपकी मैनेजमेंट ने जितना इन्वेंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखाया हुआ है उतना इन्वेंट्री एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करता है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी फेक इन्वेंट्री बुक नहीं की हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। दूसरी असर्शन क्या है? कंडीशन, कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं जो आप इन्वेंट्री दिखा रहे हो उसकी कंडीशन खराब है, मतलब वो ऑब्सोलेट हो चुकी है बट फिर भी आप उसको एक हाई वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हो, राइट। सो आप उसकी कंडीशन भी टेस्ट करते हो, क्योंकि कंडीशन से क्या अफेक्ट होता है? असर्शन कॉल्ड वैल्यूएशन। सो ऐसे 501 ने ऑडिटर के ऊपर ये 2 ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं और इन 2 असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेना है। अभी पूरे स्टैंडर्ड के अंदर अगर मैं इन्वेंट्री की डिस्कशन देखूंगी तो ऑडिटर का अल्टीमेटली जो भी वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा उन प्रोसीजर को परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इन्हीं 2 असर्शन के ऊपर काम करना। बट मैं आपको अभी 501 के कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब हम 501 के क्वेश्चन देखने के लिए जाएंगे ना तो ज्यादातर क्वेश्चन 501 के इन्वेंट्री के ऊपर ही बनते हैं। तो इन्वेंट्री की ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएंगे। आपको बस क्या ध्यान में रखना है, मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव अभी अभी बताया कि ऐसे 501 ने ऑडिटर के ऊपर इन्वेंट्री को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। मतलब मैंने आपको भी बताया,
ठीक है। दूसरा आइटम जिसको डील करता है 501, दैट इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स। दूसरा क्या है? लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो ऑडिटर को एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स जितना भी रिकॉर्ड होना चाहिए आपकी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है। तो मतलब ऑडिटर को कंप्लीटनेस के ऊपर कंफर्ट लेना है विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई लिटिगेशन, कोई क्लेम्स जो आपके ऊपर पेंडिंग था, मैनेजमेंट ने उसको ओमिट कर दिया है, चाहे जानबूझ के चाहे गलती से। और तीसरा आइटम जिसके रिलेशन में 501 डील करता है, दैट इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इसको आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा अंडर इंडेस 108 इन योर एफआर का पेपर। ऑडिटर को सेगमेंट इंफॉर्मेशन के रिलेशन में क्या चेक करना है? डिस्क्लोजर को। क्या आपकी मैनेजमेंट जो डिस्क्लोजर दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन, दोज डिस्क्लोजर्स आर एप्रोप्रिएट। तो 501 ने इन तीन आइटम के रिलेशन में डिस्कशन करी है और कॉमन बात क्या है कि इन तीनों आइटम को लेकर ऑडिटर को एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, असर्शन यहां पे अलग अलग है। ठीक है। और बेटा अगर आप 501 के टेक्स्ट के अंदर आओगे और आगे ऑब्जेक्टिव देखोगे ऑडिटर का एज पर एसए नंबर 501, यही तीन ऑब्जेक्टिव यहां पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताया। और अगर आप स्कोप देखोगे, स्कोप के अंदर भी यही डिस्कशन है। लेकिन आपको स्कोप सिर्फ रीड करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करने हैं और लर्न करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो डिस्कशन मैंने आपके साथ करी। फिर अगर आप इस स्टैंडर्ड का फ्लो देखते हो, सबसे पहले इन्वेंट्री के ऊपर डिस्कशन है और जो दूसरा आइटम है जिसको अभी अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स, उसके ऊपर डिस्कशन है। और तीसरा आइटम कौन सा है? 501 का सेगमेंट इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर डिस्कशन है। ओके। मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे। इन्वेंट्री का डिस्कशन मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव। अभी इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। आप ना 501 के अंदर आ जाओ, क्वेश्चन बैंक के अंदर आ जाओ और मैं आपको ना 501 के इन्वेंट्री वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। और जब हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट हम साइमल्टेनियसली बुक से कवर करते रहेंगे। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन बैंक भी कवर हो जाएगा और 501 के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है। यस, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो टेकअप करेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 1 और यहां से आपको जो कंसेप्ट क्लियर होगा दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट कंसेप्ट। मैं बताऊंगी वो कंसेप्ट क्या है, मैं फ्लो नहीं तोड़ूंगी, डोंट वरी, बट क्वेश्चन के साथ। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है LMN लिमिटेड और कंपनी सप्लाई करती है नेवी यूनिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री। कंपनी के 4 वेयर हाउस है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के अंदर सिचुएटेड है एंड थ्रू आउट द इंडिया, और 5 वेयर हाउस कंपनी के बॉर्डर के ऊपर हैं। ओके। मेजर स्टॉक जनरली कहां से सप्लाई होता है? इस कंपनी का बॉर्डर से सप्लाई होता है। कंपनी ने अपॉइंट किया है मेसर्स OPQ एंड कंपनी को अपना ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। ओके। मिस्टर ओ जो कि पार्टनर है CA फर्म का, उसने अटेंड किया फिजिकल इन्वेंट्री काउंट conducted throughout the India but could not attend the same at the border due to some unavoidable reason. So 501 ना ये कहता है आपको कि in order to collect the sufficient and appropriate audit evidences with regard to existence and condition of the inventory, जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है 501 का, आपको क्या करना है ऑडिटर, आपको मैनेजमेंट जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट करती है आपको जाके उसको अटेंड करना चाहिए। तो इसने उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्या किया, जितने भी इसके 4 वेयर हाउसेस इंडिया के अंदर थे उसने वहां पे जाके फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड कर लिया। लेकिन जो वेयर हाउस आपके बॉर्डर्स के ऊपर है वहां पे ये नहीं जा पाया। क्यों? ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। मैं मान लेती हूँ लेट्स से वहां पे कोई वॉर चल रही होगी जिस वजह से आप वहां पे नहीं जा पाए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द CA फर्म विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 थिंग्स। आपको इन 2 चीजों को लेकर इस CA फर्म को एडवाइस करना है। ये क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में 1-2 अटेम्प्ट पहले। क्वेश्चन पूछता है हाउ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री में बी ऑब्टेन्ड। तो बेटा आप मुझे बताओ 501 ने आपके ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव लगाया था? 501 ने बोला था कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं 2 असर्शन को लेकर, जो है एग्जिस्टेंस और कंडीशन। क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? मैं इसको कहती हूं ये स्टैंडर्ड के कोर ऑडिट प्रोसीजर हैं। मतलब कि अगर आपको इस स्टैंडर्ड ने जो ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के ऊपर सेट किया है उसको अचीव करना है तो आप किन प्रोसीजर को परफॉर्म करोगे, अभी हम देखेंगे जाके। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि ऑडिटर कैसे डील करेगा उस सिचुएशन को जहां पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट उसके लिए इम्प्रैक्टिकेबल हो चुका है, जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है।
तो जब हम कोर ऑडिट प्रोसीजर पढ़ लेंगे 501 के, उसके नीचे आप आओगे तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन डील की गई है 501 के अंदर, उसमें से एक स्पेसिफिक सिचुएशन आपके क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछी गई है। समझ में आ रहा है? चलो आप ना फटाफट अभी वापस से आ जाओ 501 के टेक्स्ट के अंदर, और आप जब इन्वेंट्री देखते हो, आप ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान में रखो। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। किस चीज को लेकर? विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। कहता है कि ऑडिटर को अगर एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं तो कोई ना कोई तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रोसीजर की लिस्ट लिखी हुई है कि आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करोगे जो आपके इस क्वेश्चन ने पूछा है। क्या क्या? सबसे पहले आप अटेंड करोगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को, जो मैनेजमेंट कंडक्ट करिए। आप जाके देखोगे कि मैनेजमेंट कैसे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट करती है। अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब जहां पे जाना पॉसिबल नहीं है वहां पे आपको कैसे काम करना है ये स्टैंडर्ड आपको खुद बताएगा। अच्छा, पर्पस क्या होती है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करने की? तो स्टैंडर्ड ने बोला ताकि आप इवेलुएट कर पाओ कि मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शन देती है अपने स्टाफ को फॉर डूइंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, क्या प्रोसीजर वो फॉलो करती है, कैसे कंट्रोल करती है द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, इट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर। आप ऑब्जर्व करो कि मैनेजमेंट का काउंट प्रोसीजर क्या है। आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, इंस्पेक्शन, ठीक है। इन्वेंट्री की बेसिकली इंस्पेक्शन करने का पर्पस क्या होगा? कंडीशन टेस्ट करना। या फिर आप ना अपने एंड पे भी काउंटिंग कर सकते हो टेस्ट बेसिस पे। दूसरा प्रोसीजर ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना है? ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा एंटिटी के जो फाइनल इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर कि वो रिलायबल है या नहीं, एंड वो कंपेयर करेगा जो रिजल्ट फिजिकल वेरिफिकेशन के मिले उतना ही इन्वेंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप रीजन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि ऐसी डेविएशन क्यों आ रही है। सो दीज आर द प्रोसीजर दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर अगर उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। दो प्रोसीजर है, सिंपली बताऊं, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड कर लो, दूसरा इन्वेंट्री के जो रिकॉर्ड है उनके ऊपर आपको टेस्टिंग करनी है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट क्यों परफॉर्म कर रहे हो? तीन चीजें लिखी हुई है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ क्या मैनेजमेंट की प्रोसेस, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन, आप ऑब्जर्व करो मैनेजमेंट कैसे इन्वेंट्री काउंट करती है परफॉर्म। आप खुद भी इंस्पेक्ट कर सकते हो आपकी इन्वेंट्री को, या खुद भी अपने एंड पे टेस्ट काउंटिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बन गया आपके पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। दूसरा उसने क्या बोला है कि जहां पे मान लेते हैं आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना चाहते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 501 ने ऑडिटर के ऊपर लगाई, लेकिन अगर जाना पॉसिबल नहीं है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो बेटा जब आप इस स्टैंडर्ड के नीचे सिचुएशन आके देखोगे तो आपको ये सिचुएशन मिल भी जाएगी कि what will be the response of the auditor in a situation where attendance at physical inventory count becomes impracticable। तो सिंपल सी बात है, जहां पे आप जा ही नहीं सकते, आप वो काम कर ही नहीं सकते जो आपको करना है, मतलब वो प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड ने आपको परफॉर्म करने के लिए बोला है, आप इस बात को 200 के अंदर ही पढ़ लेते हो कि अगर आप कोई प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड परफॉर्म करने को बोलता है आप वो परफॉर्म नहीं करते तो आप क्या करोगे? यू विल परफॉर्म सम अदर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। और अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म कर पाओगे तो सो दैट मींस आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगी है, यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी रिपोर्ट को वहां पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब ये है कि आप कोशिश करो भी तो आप नहीं जा पा रहे हो, मतलब कन्वीनियंस नहीं देखोगे आप अपनी। अगर ऐसा है तो ऑडिटर को फिर कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ने तो आपके ऊपर ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया ना कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। यस, तो बेटा अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो क्या? तो बेटा इसको हम कहते हैं कि आपके स्कोप के ऊपर अभी लिमिटेशन लग गई है, ऑडिटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना ओपिनियन एज पर एसए नंबर 705। तो यहां पे या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा या तो वो डिस्क्लेमर इशू करेगा, एंड अगर लीगली परमिटेड है तो वो विथड्रॉल करने का भी सोच सकता है। इसको हम 705 में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप विथड्रॉ करने का सोच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा होगे क्योंकि आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आओगे ना नीचे आके इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का जब आंसर देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है।
तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया, मैंने आपको सिचुएशन के साथ डिस्कस किया और आपने मेरे साथ जो पहला कंसेप्ट है वो यहां पे कंप्लीट किया कि कौन से प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और एक स्पेसिफिक सिचुएशन हमने डिस्कस करी क्वेश्चन के साथ कि जहां पे आप अपना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। ये वर्ड आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें और भी सिचुएशन है जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ऑडिटर क्या काम करेगा। तो बोला ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगी। इन दैट सिचुएशन ऑडिटर विल हैव टू मॉडिफाई दी ऑडिट ओपिनियन एज पर एसए नंबर 705। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ोगे ना, इसमें एक अनदर सिचुएशन 501 की कवर हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है यू आर द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है इजी कम्युनिकेशन लिमिटेड। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए हो? 2023-2024 के लिए। कंपनी की इन्वेंट्री एज ऑन ईयर एंड 31 मार्च 2024 वाज रुपीज 2.25 करोड़ and due to unavoidable circumstances you could not present at the time of annual फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जनरली जो फिजिकल काउंटिंग होती है वो बैलेंस शीट डेट के ऊपर होती है, बट कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस थे, इस वजह से आप बैलेंस शीट डेट के ऊपर नहीं जा पाए। क्या इसने ये बोला कि आप जा ही नहीं सकते वहां पे? नहीं, उसने खाली बोला बैलेंस शीट डेट के ऊपर नहीं पहुंच पाए। Under the above circumstances, how auditor would ensure that physical verification conducted by the management was in order? तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो मैनेजमेंट ने 31 मार्च 2024 को अपना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट किया वो उसने प्रॉपरली कंडक्ट किया, क्योंकि आप तो वहां पे जा नहीं पाए। तो आपको वो जो प्रोसीजर परफॉर्म करने थे 501 के अकॉर्डिंग कि आप पहुंचते, ऑब्जर्व करते, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन क्या दे रही है वो देखते, टेस्ट काउंट परफॉर्म करते, इंस्पेक्शन वगैरह करते, वो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अभी आपका यहां पे क्या रिस्पॉन्स होगा? तो दिस इज अनदर सिचुएशन विच इज कवर्ड अंडर एसए नंबर 501। और वो सिचुएशन क्या है? आप ऊपर आ जाओ कि ऑडिटर को किन सारे क्या उसका रिस्पॉन्स होगा, क्या उसको प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, देखो अगर ऑडिटर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से बैलेंस शीट डेट के ऊपर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड नहीं कर पाया है तो वो किसी और डेट के ऊपर जाकर भी ऑब्जर्व कर सकता है कुछ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को। ठीक है, एंड देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे कि 31 मार्च 2024 को आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करने के लिए जाना था, बट आप इस डेट पे नहीं जा पाए, तो आप कोई और डेट चूज कर लो इसके बाद की। मैं 2 मई पकड़ लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आप इस डेट के ऊपर जाके यू कैन इंस्पेक्ट सम ऑफ द इन्वेंट्री, राइट। आप यहाँ पे टेस्ट काउंट कर सकते हो इस डेट के ऊपर जाके, और जितना भी चेंज इन्वेंट्री में इन दोनों पीरियड के ऊपर आया, आप यहाँ पे ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है इसके ऊपर यू कैन परफॉर्म सम अनदर ऑडिट प्रोसीजर, जिसको आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कहते हो। जैसे कि क्योंकि ऐसा होगा ना, 31 मार्च 2024 को आपकी एंटिटी ने जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट परफॉर्म किया वहां पे अभी डेफिनेटली उनके पास रिजल्ट अलग होंगे, क्योंकि 31 मार्च 2024 से लेकर 2 मई के बीच में कुछ इन्वेंट्री सेल भी हुआ होगा, कुछ नया इन्वेंट्री आपका आया भी होगा। सो जितना भी इंटरवीनिंग पीरियड है उसके रिलेशन में जो भी चेंजेस हुए इन्वेंट्री में, आप उसके रिलेशन में कुछ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई स्टॉक आपका कम हो रहा है क्योंकि आपने स्टॉक बेच दिया है, तो वहां पे जो भी सेल का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो आप चेक कर सकते हो। अगर सेल हुआ है तो गुड की मूवमेंट आपकी फैक्ट्री से बाहर हुई होगी, वो मूवमेंट का डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो। तो यू कैन चेक सम अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दैट सेल। तो बेसिकली आप जो भी इंटरवीनिंग पीरियड के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है उसके रिलेशन में यू कैन परफॉर्म दी अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो ये कहता है इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, the auditor shall make or observe some physical count on an alternative date which is let's say 2 मई and perform the audit procedure on intervening transaction। और ये जो बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई उसके ऊपर आप कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, इसको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि आप जो प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, आप इसको बोलो कि आप कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर लोगे ऑन दिस इंटरवीनिंग पीरियड। ओके, अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखने के लिए आओगे तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। सबसे पहले इसने कोर प्रोविजन लिखा है कि 501 ऑडिटर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करता है कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ द इन्वेंट्री। कैसे करोगे? बाय अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो मैनेजमेंट कर रही है, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। लेकिन
फिर उसने वही बातें लिखी जो हम कोर प्रोविजन में लिखते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू प्रेजेंट एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, जो जिस डेट के ऊपर आपने प्लान किया था, हमारे क्वेश्चन में क्या थी, बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है सम ऑफ द फिजिकल काउंट ऑन एनी ऑल्टरनेटिव डेट, और जो इंटरवीनिंग पीरियड है उसके बीच पे आप क्या परफॉर्म कर लोगे, कुछ ऑडिट प्रोसीजर, राइट। ऑडिटर वुड ऑल्सो वेरीफाई द प्रोसीजर एडॉप्टेड एंड ट्रीटमेंट गिवन फॉर द डिस्क्रिपेंसीज। ये बेसिकली क्या कह रहा है, आप ये भी देखोगे कि मैनेजमेंट ने जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट किया, वहां पे अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी मिली थी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर और फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के रिजल्ट के अंदर, तो मैनेजमेंट ने उसको कैसे डील किया, ऑडिटर को वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या आपने उसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डील किया या नहीं। ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर फॉलो किए हैं। कट ऑफ प्रोसीजर का मतलब क्या, मैंने क्या बोला कि अगर 2 मई को आपको कोई इन्वेंट्री जा रहा है ना, तो 2 मई का मतलब क्या, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यू हैव टू इंश्योर कि इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग जैसे भी एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, आप फाइनेंशियल ईयर को इंश्योर कर रहे हो, आप एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएटली कर रहे हो, सो कट ऑफ प्रोसीजर आपने अप्रोप्रिएटली फॉलो किए हैं। ऑडिटर एक काम और कर सकते हैं, ये ना पॉइंट वहां पे लिखे नहीं हुए हैं, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर आए हैं। पहले जो मटेरियल के अंदर, मॉड्यूल के अंदर कंटेक्स्ट होता था, आपका टेक्स्ट होता था 501 का, उसमें उतना ही पॉइंट लिखा हुआ था। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये एडिशनल जो भी 2 बातें लिखी हुई हैं, एक कि आप WR ले लो मैनेजमेंट से, और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि जो भी फिजिकल काउंट का रिजल्ट है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपका इन्वेंट्री का बैलेंस है, अगर मैनेजमेंट को कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली उसको डील किया, एक ये पॉइंट। दूसरा, ऑडिटर मैनेजमेंट से WR ले सकता है अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कराई है, कि मैनेजमेंट जो ऑडिटर को इन्वेंट्री का रिकॉर्ड दे रही है, मैनेजमेंट बिलीव करती है कि वो कंप्लीट है, एंड assurance with regard to adherence laid down procedure for the physical inventory count, कि मैनेजमेंट बिलीव करती है कि जो भी उसके इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर है उसने उनको अप्रोप्रिएटली फॉलो किया है, ठीक है। सो आप इन 2 एस्पेक्ट को लेकर ऑडिटर कैन आस्क द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड विद द WR, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप उस डेट पे नहीं जा पा रहे जिस डेट पे आपको जाना था, आप किसी और ऑल्टरनेटिव डेट पे चले जाओ, वहां पे जाके यू कैन ऑब्जर्व और परफॉर्म टेस्ट काउंट ऑफ सम इन्वेंट्री, बट आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना भी इंटरवीनिंग पीरियड है, जहां पे आपको जाना था 31 मार्च को और जिस डेट पे आप गए, उन दोनों के बीच, उन दोनों डेट के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसके ऊपर आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको अप्रोप्रिएटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डील किया है, और इसका रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है। आप एक काम और करो, आप ये इंश्योर करो कि जब मैनेजमेंट ने 31 मार्च 2024 को अपना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट किया होगा, उसको जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली, मैनेजमेंट ने उसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डील किया। प्लस यू कैन आस्क द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द WR, कि आप मुझे WR दे दो किस चीज को लेकर, कि मैनेजमेंट बिलीव करती है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, मैनेजमेंट बिलीव करती है कि वो कंप्लीट है, एंड मैनेजमेंट बिलीव करती है कि उसने जो भी उसके काउंट प्रोसीजर थे उनको फॉलो किया ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ द इन्वेंट्री। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आपने मेरा भी ऐसा माना कि अभी तक जितना भी 501 का टेक्स्ट पढ़ा होगा, आपने ये 2 पॉइंट नहीं पढ़े होंगे ज्यादातर बच्चों ने, तो आप इसको प्लीज लिख के रख लेना। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे तो एक और सिचुएशन है 501 की जो यहाँ पे डील हो जाएगी, दैट इज स्टॉक विच इज हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर मैं आपको क्वेश्चन की सिचुएशन बताऊंगी, और फिर आप जाके 501 में क्या लिखा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन कहता है, आपकी फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है GBM प्राइवेट लिमिटेड, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2023-2024 के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ द कंपनीज इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2024। जब आप वेरिफिकेशन कर रहे थे कंपनी के स्टॉक की 31 मार्च 2024 को, ऑडिटर फाउंड दैट सिग्निफिकेंट ऑफ इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू द कंपनी आर हेल्ड बाय अदर पार्टी। तो आपको क्या पता लगा कि आपकी कंपनी का एक मेजर स्टॉक थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है। अच्छा, थर्ड पार्टी मतलब क्या, लेट्स से कि आप शर्ट बनाते हो, आपने बटन लगाने के लिए अपनी उस प्रोसेस को आउटसोर्स किया हुआ है, और आपकी शर्ट, लेट्स से 100 शर्ट आपने बनाई, तो 80 शर्ट कहां पे पड़ी है, उस पार्टी के पास पड़ी जो बटन लगाती है। However, company has kept all the records of the inventory maintained by other party. कंपनी के पास रिकॉर्ड तो अवेलेबल है कि कितना स्टॉक मेरे पास है और कितना स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है।
व्हाट इज योर ड्यूटी, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपकी ड्यूटी क्या होगी एज एन ऑडिटर इन ऑर्डर टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि थर्ड पार्टी आर नॉट सच विद हुम द स्टॉक शुड नॉट बी हेल्ड, कि थर्ड पार्टी कहीं वो पार्टी तो नहीं जिसके पास स्टॉक नहीं होना चाहिए, एंड स्टॉक एज डिस्क्लोज्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड एक्चुअली बिलोंग्स टू देम। देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे प्रोविजन ऐसे चलता है कि भले ही आपने स्टॉक थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, लेकिन क्योंकि आपकी एंटिटी का वो स्टॉक है, आपकी एंटिटी की उसकी ओनरशिप है, तो स्टॉक किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा, आपकी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आएगा। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा उस स्टॉक को, क्योंकि जब आप एंटिटी का फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने के लिए जाओगे, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो इन्वेंट्री का फिगर आ रहा होगा, लेकिन वो 80% स्टॉक, 100 में से 80 शर्ट आपके फिजिकल स्टॉक में नहीं होगी। अब ऐसे इन्वेंट्री को आप चेक कैसे करोगे, तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जो 501 ने डील करी है। आप आ जाओ फिर से अलग एक पॉइंट के अंदर कि बीइंग एन ऑडिटर व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स, हाउ यू विल डील इन अ सिचुएशन जहां पे इन्वेंट्री इज हेल्ड अंडर द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। जैसे कि आपने अपने एक प्रोसेस को आउटसोर्स किया हुआ है, वहां पे आपका स्टॉक पड़ा है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, कहते हैं देखो कि जब inventory is under the custody and control of third party and that material is basically and which is material to the financial statement, definitely वो inventory material है financial statement के लिए। ऑडिटर को sufficient and appropriate audit evidences कैसे कलेक्ट करने with regard to existence and condition of that inventory which is held with the third party। कहते हैं आप ना इनमें से कोई एक काम कर सकते हो या दोनों प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हो। क्या आप ना या तो एक काम करो, जो थर्ड पार्टी है उससे कंफर्मेशन मंगवा लो। कंफर्मेशन मतलब क्या, यही 505 वाली कंफर्मेशन, उससे पूछ लो कि आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है ना, उनकी कंडीशन क्या है, जो रिप्लाई वो देगी उसको आप मैच कर लो कि आपकी एंटिटी का इन्वेंटरी रिकॉर्ड जो दिखा रही है कि मैंने कितना मेरा स्टॉक थर्ड पार्टी के पास पड़ा है उससे मैच होता है या नहीं होता है। सो इट सेज यू कैन रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज टू टू थिंग्स, दो चीजें, किस चीज को लेकर कंफर्मेशन मंगवाओगे, क्वांटिटी को लेकर एंड कंडीशन को लेकर। दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, आप इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, मतलब खुद जाके चेक कर लो ना उन्हें, या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर एज डीम्ड एप्रोप्रिएट बाय द ऑडिटर इन दिस सर्कमस्टांस। अभी अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, नीचे उसने एग्जांपल दिए हुए हैं, ये एग्जांपल है, देखो उसने लिखा है ना इट मे इंक्लूड, तो इसका मतलब ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। सो अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, जैसे कि जब आपकी कंपनी ने स्टॉक को थर्ड पार्टी के पास भेजा होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो बनाई होगी, जैसे कि ई वे बिल बना होगा, अभी वेयर हाउस रिसीट अवेलेबल होगी, आप उनको चेक कर लो, वहां से आपको क्वांटिटी पता लग जाएगी कि कितनी क्वांटिटी आपकी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। आप एक काम और कर सकते हो, ऊपर आप ना आया भी ऐसा कोई पॉइंट, आप कंफर्मेशन मंगवा सकते हो। कई बार क्या होता है कि यार आपका जो स्टॉक पड़ा है वो बैंक के पास पड़ा है, आपने लोन लिया हाइपोथिकेट किया हुआ है, तो बैंक से आप कंफर्मेशन मंगवा लो, या फिर आप ना अटेंड कर सकते हो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो थर्ड पार्टी कंडक्ट कर रही है। अभी थर्ड पार्टी मतलब कोई कंपनी होगी, वहां पे भी आपका एक स्टॉक है, तो उसके एंड पे भी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वो कंडक्ट करती होगी, आप जाके उसको अटेंड कर लो। और जो प्रोसीजर 501 आपको आपकी इन्वेंट्री को परफॉर्म करने के लिए बोलता है, यही इन्वेंट्री आपकी भी है जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, वही प्रोसीजर आप जाके वहां परफॉर्म कर लो। या फिर आप किसी और ऑडिटर को कह सकते हो कि जब थर्ड पार्टी अपनी इन्वेंट्री काउंट अटेंड करेगी, नहीं अपनी इन्वेंट्री काउंट को परफॉर्म करेगी, आप जाकर मेरे बिहाफ पे वो वाला स्टॉक की फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड कर लो। बेसिकली क्या होता है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे हूँ, दिल्ली के अंदर हूँ, बट आपकी एंटिटी का जो स्टॉक जो शर्ट है बटन लगाने के लिए वो गई हुई है साउथ में कहीं पे, तो अभी मेरे लिए साउथ में ट्रेवल करना कितना मुश्किल होगा। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन आस्क एन ऑडिटर हु इज फ्रॉम साउथ कि आप मेरे बिहाफ पे जो थर्ड पार्टी की मैनेजमेंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करिए, परफॉर्म करिए, आप उसको अटेंड कर लो और उसके रिजल्ट आप मुझे दे दो। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन द एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेंट्री जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको ये जानना है ना कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि देखो अगर आपने अपना किसी प्रोसेस को आउटसोर्स किया है तो वो थर्ड पार्टी क्या बन गई, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। तो अगर मैं आपको कहूं कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल अच्छे हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ चांसेस कम हो जाएंगे कि उसकी एग्जिस्टेंस में कोई गलती है या उसकी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये वैल्यूएशन में कोई गलती हो सकती है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाता है। तो आप क्या करो, अगर आप ये समझना चाहते हो कि थर्ड पार्टी ने कौन से कंट्रोल लगाए हैं
तो आप एक काम कर सकते हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है उसकी एश्योरेंस रिपोर्ट ले लो। अगले पॉइंट में वही लिखा हुआ है, यू कैन ऑब्टेन अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट और सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एडुकेसी ऑफ थर्ड पार्टी इंटरनल कंट्रोल फॉर इंश्योरिंग इन्वेंट्री की काउंटिंग प्रॉपर होती है एंड इट इज एडुकेटली सेफगार्ड। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि थर्ड पार्टी ने इन्वेंट्री के एरिया में जो कंट्रोल लगाए हैं those are appropriate. So these are some of the procedures that can be performed by the auditor in order to collect sufficient and appropriate audit evidences with respect to existence and conditions of the inventory which is held by third party. और मैं आपको बोलूं ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। सो बहुत ही सिंपल से ये पॉइंट है। अगर आप इस क्वेश्चन के साथ देखोगे, हमने ना बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। एक और पॉइंट बनेगा, एक और सिचुएशन बनेगी, वो भी एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे टेकअप हो जाएगी, फिर इन्वेंट्री वाला पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो जब हमने इसको पढ़ा तो मैंने आपको डायरेक्टली पहले रिवाइज कराया, ऐसे नहीं किया। मैंने आपको पहले एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि क्या 501 में डिस्कस हो रहा है, और उसके बाद 501 के सारे कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ कराए, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन समझना है, आंसर के ऊपर आपका फोकस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ द ऑडिट टीम ऑफ अ हाई इन्वेंट्री लिमिटेड। सो आप ऑडिट करो एक कंपनी की जिसका नाम क्या है, हाई इन्वेंट्री लिमिटेड। उसकी एंगेजमेंट टीम है, डेफिनेटली मान लेते हैं आप उसके एंगेजमेंट पार्टनर हो। एंगेजमेंट पार्टनर ने एक असेसमेंट करी है क्या कि इन्वेंट्री मटीरियल है। सो इफ द इन्वेंट्री इज मटीरियल, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, 501 के अकॉर्डिंग मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टू असर्शन, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ दैट इन्वेंट्री। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट पीरियड। ओके, आप अपॉन इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, तो आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी। एंगेजमेंट पार्टनर आइडेंटिफाइड दैट मैनेजमेंट विल बी परफॉर्मिंग द एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट ऑल द वेयर हाउसेज। तो आपको पता लगा कि मैनेजमेंट ना एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन जो उसको करनी चाहिए वो परफॉर्म करेगी, और सारी की सारी लोकेशंस के ऊपर ये कंडक्ट किया जाएगा जहां जहां पे भी एंटिटी का स्टोर मेंटेन है। मोर एवर मैनेजमेंट ने ये भी कंफर्म किया दैट इन इट्स WR, तो मतलब ऑडिटर ने मैनेजमेंट से एक WR ली है, और मैनेजमेंट ने क्या कंफर्म किया है कि वो 100% फिजिकल काउंट करेंगे। तो मतलब सारे के सारे स्टॉक की वेरिफिकेशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या डिसाइड किया, not to perform any physical count of inventory as it will be duplication of the work। कहते हैं जब मैनेजमेंट कर ही रही है तो मैं क्या करूंगा वहां पे जाके, मैं अटेंड ही नहीं करता हूं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, मैं जाके कुछ टेस्ट काउंट खुद से परफॉर्म नहीं करूंगा, ऐसे उसका डिसीजन है। Moreover, उसने ये भी डिसाइड किया that WR from the management stating that inventory exists and is in appropriate physical condition will be sufficient and appropriate। कहता है WR मैनेजमेंट ने दे तो दी है कि जो आपकी इन्वेंट्री है उसकी कंडीशन अच्छी है और वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे WR से पता तो लग गया है ना अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री, तो फिर मुझे खुद जाके अटेंड करने की क्या जरूरत है, मुझे खुद जाके क्यों टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत है इन्वेंट्री के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा, इन द लाइट ऑफ 501 इवेलुएट करो कि ये जो डिसीजन है एंगेजमेंट पार्टनर का ये सही है या नहीं है, वेदर इट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। इसका सिंपल सा आंसर बनेगा नहीं सही है। क्यों? देखो दो रीजन मैं आपको बता सकती हूँ। पहली बात, 501 का जो आपका कोर प्रोविजन है वो आपको लिखना पड़ेगा, 501 नहीं 501 का जो कोर प्रोसीजर है वो आपको लिखना पड़ेगा कि 501 ये कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ना एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे पहले 501 की कोर प्रोविजन लिख दोगे जो आपको काम करना है, राइट। और जब आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करोगे तो आपको क्या भी करना है ये भी आप लिख दोगे। बेसिकली आपको 501 की कोर प्रोविजन लिखनी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको एक 580 की भी बात बताऊं जो इसने शायद नहीं लिखी है, वो क्या है, 580 टॉक्स अबाउट WR, और WR से जो भी आपको एविडेंस मिलते हैं वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते हैं। ठीक है, सो भले ही मैनेजमेंट आपको WR दे रही है, वहां से ऑडिटर को सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंसेस तो मिल जाते हैं जिन्हें आप कहते हो कोरोबरेटिंग ऑडिट एविडेंसेस, लेकिन वो अपने आप में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते हैं। सो इन द लाइट ऑफ दीज टू स्टैंडर्ड, आप 580 की डेफिनेटली रेफरेंस दे सकते हो। इन द लाइट ऑफ दीज टू स्टैंडर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो एंगेजमेंट पार्टनर यहाँ पे प्लान कर रहा है उसका जो रिस्पॉन्स है दैट इज डेफिनेटली नॉट एप्रोप्रिएट, वो बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि आपको जाकर वो जो प्रोसीजर 501 आपको परफॉर्म करने को कहता है, जो बेसिकली आपके कोर ऑडिट प्रोसीजर है, जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए थे, वो आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? यस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर के ऊपर इतना फोकस नहीं जाएगा हमारा फोकस किसके ऊपर जाएगा? क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया तो आंसर हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो कोर प्रोविजन है इन्वेंटरी को लेकर एज पर एसए नंबर 501। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के साथ एक और सिचुएशन 501 की कवर हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है मून लिमिटेड डीलर है इन द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो मान लेते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में डील करते हो, जैसे कि आपका फ्रिज वगैरह हो गया, ऐसा कुछ। कंपनी का सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मुंबई, बाहर के एरिया में। ऑडिटर ऑफ द कंपनी कौन है? मैसेज जेके एसोसिएट्स। नॉर्मली ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक अटेंड करते हैं जब भी मैनेजमेंट कैरी करती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आप बैलेंस शीट डेट के ऊपर जाते हो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को अटेंड करने के लिए, लेकिन कुछ तो डिस्टर्बेंस चल रही थी उस रीजन में, इसी वजह से आप बैलेंस शीट डेट के ऊपर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को अटेंड नहीं कर पाए। स्टॉक टेकिंग कब डिसाइड कर रही है मैनेजमेंट? कब करूंगी मैं? एट सम अदर डेट सब्सिक्वेंट टू द योर बैलेंस शीट डेट, लेट्स से आफ्टर अ मंथ। तो 31 मार्च 2024 को मान लेते हैं आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए था, बट ये कब हो रहा है? 1 महीने के बाद, और आप उसी डेट पे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को अटेंड करने के लिए जाओगे। इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट एन्यूमरेट द ऑडिट प्रोसीजर टू बी कंसिडर्ड बाय द सीए। कहता है बताओ अभी आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट किस डेट के ऊपर नहीं हो रही है? ये बैलेंस शीट डेट के ऊपर नहीं हो रही है। इट इज एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग व्हिच इज एसए नंबर 501। ठीक है, सो यहाँ पे मैनेजमेंट बैलेंस शीट डेट के ऊपर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट परफॉर्म नहीं कर रही, किसी और डेट के ऊपर परफॉर्म कर रही है। सो बीइंग एन ऑडिटर आपको क्या प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे? मैम ऐसा क्वेश्चन तो ऊपर भी आया था। देखो ऊपर वो जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या डिस्कशन थी? उसके अंदर डिस्कशन ये थी कि आप किसी और डेट के ऊपर जा रहे हो, आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट किसी और डेट के ऊपर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट परफॉर्म कर रही है और आप फिर डेफिनेटली उसी डेट के ऊपर जाके उसको अटेंड कर रहे हो, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? बहुत सिंपल सी बात है। देखो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर वो किस डेट तक रहती है? अगर मैं आपको बोलूं 31 मार्च 2024 तक, वैसे अगर मैं 560 को भी इसके साथ लेके चलूं तो सब्सिक्वेंट इवेंट के अकॉर्डिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस डेट तक रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर? अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन मुझे तो ये जानना है कि जो बैलेंस शीट है ना उसके अंदर जो इन्वेंटरी आ रही है लेट्स से 10 लाख रुपए की, तो बैलेंस शीट डेट में आप बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर आप 10 लाख की इन्वेंटरी दिखा रहे हो, तो मुझे तो ये जानना है कि एक्चुअल में इतनी इन्वेंटरी एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट के ऊपर या नहीं। बट बैलेंस शीट डेट के ऊपर तो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट परफॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? तो स्टैंडर्ड ने क्या बोला है कि आप ना किसी और डेट पे जा रहे हो, लेट्स से 1 महीने के बाद आप जा रहे हो, तो अभी वही सेम बात कि 31 मार्च 2024 को आप नहीं जा रहे, किसी और डेट के ऊपर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट हो रहा है, तो ये जो बीच का पीरियड है इसमें आपको कुछ और अदर प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना चाहिए, ये जानने के लिए कि जो भी चेंजेस इस इन्वेंटरी में इस पीरियड में आए हैं वो अप्रोप्रिएटली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एडजस्ट कर दिए गए हैं। सो बेसिकली ये जो बीच का पीरियड है इसके ऊपर ऑडिटर कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, यही स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है। That if the physical inventory count is conducted at a date other than the date of financial statement, मतलब मैनेजमेंट 31 मार्च को फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कंडक्ट नहीं कर रही है, वो 1 महीने बाद कंडक्ट कर रही है, तो ऑडिटर को क्या करना है? उसको परफॉर्म करने हैं ऑडिट प्रोसीजर, ये चेक करने के लिए, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए ऑडिट एविडेंस अबाउट कि जो चेंजेस इन्वेंटरी के अंदर आए बिटवीन दीज टू डेट, इन दोनों डेट के बीच में इनको अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल के अंदर एडजस्ट किया गया। सो 31 मार्च 2024 से लेकर जो आपका 30 अप्रैल का पीरियड बनता था, अगर उस पीरियड के बीच में कोई इन्वेंटरी सेल हुआ, कोई नया इन्वेंटरी आया, ठीक है, या इन्वेंटरी आपने जो बेचा था वो वापस आ गया, सेल रिटर्न हो गया, जो भी आपका इन्वेंटरी में चेंज आ रहा है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट किया गया। एंड ये वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। So auditor will have to perform the audit procedure to collect the evidences about whether changes in the inventory between the count date, जो हमारे क्वेश्चन में क्या होगी 30 अप्रैल एंड 31 मार्च, इस डेट के बीच में जो भी चेंजेस हुए इनको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है।
आगे उसने क्या लिखा है ये भी आपको लिखना है कि जब ऑडिटर अपनी प्रोसीजर डिजाइन कर रहा होगा, ये प्रोसीजर जो उसको परफॉर्म करने, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो उसको कुछ मैटर को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि ये 3 मैटर हैं, आप ये चेक करो कि क्या पर जो परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स हैं उनको अप्रोप्रिएटली एडजस्ट किया गया। परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड क्या होते हैं? कुछ नहीं होता, जैसे जैसे आपका इन्वेंटरी नया आता रहता है ऑटोमेटिकली ये अपडेट होते रहेंगे। कोई आपने इन्वेंटरी सेल किया तो यहाँ से निकलता जाएगा, कोई आपने बाय किया तो इसमें ऐड होता जाएगा। तो क्या इनको अप्रोप्रिएटली एडजस्ट किया गया, मतलब जो चेंज आ रहा है इन्वेंटरी में क्या रिकॉर्ड के अंदर शो हो रहा है। आप ये भी चेक करोगे कि जो एंटिटी का इन्वेंटरी रिकॉर्ड है वो रिलायबल है। रिलायबल है मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लो कि ऑडिटर लेट्स से टीओसी परफॉर्म कर सकता है। जो कंट्रोल के ऊपर, जो आपने इन्वेंटरी के रिकॉर्ड के ऊपर कंट्रोल लगाए हैं, उन कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को आप चेक कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे वेदर द इन्वेंटरीज रिकॉर्ड आर रिलायबल और नॉट। एंड ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि अगर मैनेजमेंट 31 मार्च 2024 को फिजिकल इन्वेंटरी काउंट अटेंड नहीं कर रही है, वो किसी और डेट के ऊपर अटेंड कर रही है, जब उसने फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को परफॉर्म किया, उसका जो रिजल्ट मिला और जो बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेंटरी आपका शो हो रहा है, अगर उसके अंदर डिफरेंस है तो ऑडिटर रीजन अंडरस्टैंड करेगा। रीजन फॉर द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट एंड परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। सो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। आप ना इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो बेटा, जो हमने बोला था अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस वाला, तो इसको आप ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे ऑडिटर नहीं जा पा रहा था जब फिजिकल इन्वेंटरी काउंट मैनेजमेंट कंडक्ट कर रही है, तो वो किसी और डेट पे जा रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट ही बैलेंस शीट डेट के ऊपर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो किसी और डेट पे परफॉर्म कर रही है। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? आपको ये काम करना है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के साथ देखोगे, ऐसे 501 आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने स्कोप भी बता दिया, मैंने ऑब्जेक्टिव भी बता दिया 501 का, राइट। इन्वेंटरी की कोर प्रोसीजर भी आपको बता दिए, एंड ये मैं अभी डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट बैलेंस शीट डेट के ऊपर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को परफॉर्म नहीं कर रही, किसी और डेट के ऊपर परफॉर्म कर रही है, तो ऑडिटर कैसे एविडेंसेस कलेक्ट करेगा, ये भी डिस्कस हो गया। अगर ऑडिटर अटेंड नहीं कर पा रहे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को जब मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये भी डिस्कस कर लिया। अगर ऑडिटर के लिए प्रैक्टिकेबल ही नहीं है पहुंच पाना, तो क्या वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, वो बॉर्डर वाले क्वेश्चन के साथ हमने डिस्कस कर लिया। अगर इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी सीए फाइनल के अंदर इस स्टैंडर्ड से इतने ही एस्पेक्ट में से क्वेश्चन बनेंगे। मैं अगर आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, पूरे स्टैंडर्ड के अंदर क्या, यस मतलब अभी इसमें 2 डेफिनेटली आइटम और हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। बट ज्यादातर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो बनते हैं इन्वेंटरी में से, और फिर सेकंड प्रायोरिटी आ जाती है आपकी लिटिगेशन एंड क्लेम्स में से। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं जो अभी पेंडिंग है, दैट इज प्लानिंग वाला। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंटर लेवल का क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट पॉइंट लिखे हुए हैं और इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ऐसे नंबर 501 अगर इस स्टैंडर्ड से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या, जैसे क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करे, एक और क्वेश्चन है, मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो वैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट कहता है कि ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछूंगा उन सारे स्टैंडर्ड में से जो मैंने बोला है कि इनको आप इंटर लेवल पे पढ़ के आते हो, और 501 उनमें से एक है। कैसे क्वेश्चन, जहां पे आपको खाली पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, बीइंग एन ऑडिटर जब आप प्लान कर रहे हो, लेट्स से कि आपको कल जाना है, मैनेजमेंट कल फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर रही है, आपको जाके अटेंड करना है, तो आप कौन कौन से मैटर प्लानिंग में इंक्लूड करोगे। सो व्हाट आर द मैटर्स जो ऑडिटर की प्लानिंग के लिए रेलिवेंट होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके एंड पे सेल्फ छोड़ रही हूँ। आप ना यहाँ पे काफी सारे पॉइंट है, 9 पॉइंट है, अगर आप इसमें से कोई भी 6-7 पॉइंट याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, जैसे कि आप देखोगे एंटिटी की इन्वेंटरी का नेचर कैसा है, राइट। भाई WIP है, रॉ मटेरियल है, WIP है तो किस नेचर की WIP है, राइट। वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी। कई बार नेचर इन्वेंटरी का ऐसा होता है जिसकी वजह से इनहेरेंट रिस्क वहां पे ज्यादा होता है। आप ये देखो इन्वेंटरी की लोकेशन कहाँ पे है, मैनेजमेंट जो इन्वेंटरी काउंट करने का सोच रही है, फिजिकल काउंटिंग करने का सोच रही है, वो कितनी कवरेज करने का सोच रही है, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन कर रही है। आप ये सारी चीजें कंसिडर करते हो, किस लोकेशन पे आपका इन्वेंटरी है, उधर रिस्क कितना है, क्योंकि जब आप काम करने के लिए जाओगे अकॉर्डिंगली आप काम कर पाओगे। अब समझ पा रहे हो। तो इसमें से 9 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें से आप अपनी मर्जी के कोई भी 6-7 पॉइंट चूज करो और उनको आप
अभी मार्क करके रख लो कि अगर इंस्टीट्यूट इंटर लेवल का क्वेश्चन भी पूछे तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। इस क्वेश्चन के साथ 501 के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस 501 में से इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, विच इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे बेटा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और आई थिंक जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन आरटीपी में आया गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये नवंबर 2024 के आरटीपी में आया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, या उससे पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी में आया होगा, बट ये क्वेश्चन आरटीपी का क्वेश्चन है और इट इज अ गुड क्वेश्चन। सो क्या इंस्टीट्यूट इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है? देखो बनाया है तो बना सकता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको एनोमली भी कह सकते हो। ऐसे डायरेक्टली 501 की अंडरस्टैंडिंग तो एप्लीकेबल होगी, बट डायरेक्टली एज सच कोई कंसेप्ट आपको यहाँ नहीं लिखना है। क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन कहता है आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो एक कंपनी की जिसका नाम है टेस्टी फूड्स लिमिटेड। सीए केयरफुल, सीए का नाम क्या है? केयरफुल। उसने प्लान किया है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम 29 मार्च टू 31 मार्च 2024 कि इस डेट से लेकर इस डेट तक इनका फिजिकल इन्वेंट्री काउंट चलेगा, मैं जाके अटेंड करूंगा। तो इसका मतलब इस ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है एज पर एसए नंबर 501। Companies engaged in the business of extracting rice from the paddy grains and caters to domestic as well as international market, particularly in Gulf region। तो कहता है कि कंपनी का काम क्या है? पैडी से राइस निकालती है, ठीक है, एंड इंडिया में भी डील करती है और फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी डील कर रही है, पर्टिकुलरली इन द गल्फ रीजन। It has its plant spread in area of about 20 acres located in National Capital Region। तो इसका प्लांट है एनसीआर के अंदर। पैडी कंटेंट इन जूट बैग, बता रहा है कि पैडी विच इज द इन्वेंट्री, तो मैं एक तरीके से इसको रॉ मटेरियल कह सकती हूँ। नेचर ऑफ द इन्वेंट्री इज रॉ मटेरियल विच इज पैडी। वो कहाँ पे है? जूट बैग्स में रखा जाता है इनका। ऑफ नियरली स्टैंडर्ड साइज इज परचेस्ड फ्रॉम डीलर एजेंट, ठीक है, और ये सारे बैग एक ही साइज के रहते हैं। इट्स स्टोर्ड इन हिप्स ऑन पैलेट्स काइंड ऑफ वुडन स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पे रहता है? हिप्स में ऐसे रखे रहते हैं ये सारे कट्टे, आप ऐसे मान के चलो, और ओपन एरिया में पड़ा रहता है ये, विच इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव शीट्स एंड इन स्टील सीलोज। बेसिकली स्टील सीलोज क्या होते हैं इसने बताया भी है। स्टील सीलोज आर बड़े बड़े टैंक स्टील के इन द कंपनीज प्रेमाइसेस, और कुछ इनका ऐसा ये जो ये वाला कौन सा आपका ये मटेरियल है? पैडी। कुछ पैडी इनका स्टील के टैंक्स के अंदर होता है और कुछ ऐसे ओपन में पड़ा रहता है। द कंपनी मेनली प्रोड्यूसेस 3 राइस ब्रांड, 3 राइस ब्रांड बनाती है ये, एक राजा, एक शहजादा एंड दूसरा बादशाह। ओके, बादशाह इज फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड राजा एंड शहजादा ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग राइस फ्रॉम पैडी कंसिस्ट ऑफ, फिर इसने बताया कि ये राइस पैडी से कैसे बनाते हैं। कहता है उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे ये क्लीनिंग करते हैं पहले पैडी की, फिर इनके आउटर हस्क को रिमूव करते हैं, वो जो लेयर होती है ऊपर वाली, एंड देयर आफ्टर फिर व्हाइटनिंग होती है। अच्छा, पहले जो फर्स्ट लेयर निकलती है तो ब्राउन राइस बनता है, फिर उसकी व्हाइटनिंग होती है तो व्हाइट राइस बनता है, फिर पॉलिशिंग होती है, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। आगे, कंपनी की मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन and procedure to be followed for recording and controlling the result of company physical inventory count। बिल्कुल सही है। जब आप 501 का कोर प्रोसीजर पढ़ते हो वहां पे भी क्या लिखा हुआ है कि जब आप मैनेजमेंट का फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने के लिए जाओगे तो उसकी पर्पस क्या होती है? ये इवेल्युएट करना कि मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है, काउंट प्रोसीजर, उसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि मैनेजमेंट का जो भी मैनेजमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर बनाए हैं, कंपनी की मैनेजमेंट उसको फॉलो करती है काउंटिंग के लिए। ओके, और उसने नीचे बताया हुआ है कि वो प्रोसीजर बेसिकली है क्या। ये वाले प्रोसीजर हैं क्या? द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस इज टू बी सुपरवाइज्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज फंक्शन। बहुत ही गलत बात है। कहता है कि आपका जो भी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस है, जब आपकी कंपनी की मैनेजमेंट फिजिकल काउंटिंग करती होगी इन्वेंट्री की, उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है? वही बंदा जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेंट्री की स्टोरेज करने की। तो बेटा आप यहां पे अगर इसको बोलोगे तो आपके कंट्रोल अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टडी की, एक तरीके से जो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप उसी को सुपरवाइजर बना दोगे फॉर द काउंट प्रोसेस, तो अगर काउंटिंग के दौरान कुछ मिसमैच भी हुआ तो वो मैनिपुलेशन कर सकता है। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज नॉट अ गुड कंट्रोल। दूसरा, there should be no disturbance to the routine process of receiving the goods and dispatch during the counting time period। कहता है ये भी ऐसा सिस्टम है
कि जब भी हमारा ये काउंटिंग का प्रोसीजर चलता रहता है तो हम अपना कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हम स्टॉप नहीं करते। मतलब गुड्स आ रहा है, गुड्स जा रहा है, जो भी नॉर्मल फंक्शन रहता है कंपनी का वो भी चलता रहता है। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, वहां पे ये पॉइंट हमने देखा था कि जनरली ऐसा होना चाहिए कि जब आप काउंटिंग कर रहे हो ना स्टॉक की, तो आप ना रोक दो, ट्रेडिंग एक्टिविटी शुड बी स्टॉप्ड टू गेन द बेटर रिजल्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप लेट्स से मैं आज 31 मार्च 2024 है, मैं आज फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को यहाँ पे कंडक्ट कर रही हूँ और उसी दिन के ऊपर गुड्स आ भी रहा है स्टोर के अंदर, मैं उसकी एंट्री डाल भी रही हूँ, सेल भी हो रहा है, तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट फिगर ऐसे पता लगेगी। सो इट हैज टू बी सस्पेंडेड जितने भी दिन आपका काउंट चल रहा है। आगे, counting process is to be undertaken by constituting different teams of 3 members each for counting or verifying the raw material, WIP and finished good। कहता है कि टीम बनाई है इन्होंने, कंपनी के लोगों ने, क्या कि 3 लोगों की टीम है। एक टीम का फोकस होगा फिजिकल काउंटिंग करना, वेरिफिकेशन करना रॉ मटेरियल की, दूसरी का फोकस होगा WIP की और तीसरी का फोकस होगा फिनिश्ड गुड की। मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं इस वाले पॉइंट में। इसमें इशू क्या है, आपने बताया ही नहीं कि टीम काम कैसे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आगे कहता है पैडी इन स्टील सिलोज। पैडी इन स्टील सिलोज मतलब जो स्टील के कंटेनर के अंदर पैडी है उसको आप कैसे एस्टिमेट कर रहे हो, यूजिंग देयर कैपेसिटी। अभी स्टील सिलोज के अंदर जाके पैडी काउंट तो नहीं कर सकता आपका ऑडिटर, या अगर ऑडिटर वेरिफिकेशन कर रहा है, बट अगर मैनेजमेंट भी वेरिफिकेशन कर रही है और मैं मान लेती हूँ कि ये आपका एक स्टील का टैंक है, मुझे इधर जानना है कि यहाँ पे आपका इन्वेंट्री का कितना पोर्शन बचा है। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी ऑडिटर इसको कैसे वेरीफाई करेगा या मैनेजमेंट इसको कैसे वेरीफाई करेगी कि इसमें कितना इन्वेंट्री है। वो कहता है कि आप टैंक की कैपेसिटी कितनी है बताओ मुझे। मैं मान लेती हूँ टैक्स की इसकी टैंक की कैपेसिटी है 2000 kg, तो आप इसके बेसिस पे एस्टिमेट कर रहे हो कि यहाँ पे कितना पैडी होगा। क्या ये सही है? नहीं। सही क्या होता, अरे इसका वेट देखो ना कि वेट कितना है, उसके हिसाब से आप एस्टिमेट करो कि कितना इसके अंदर पैडी होगा। उसके ऊपर लगी होती है जो स्टील के कंटेनर्स होते हैं ना, जिस इनको आप जो कह रहे हो स्टील सिलोज, उनके अंदर वो मेजरमेंट वाला सिस्टम रहता है जो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेते हैं, जितना वेट है उसके हिसाब से वो बता देता है इसमें कितना पैडी होगा। तो ऐसा आप जो ये यूज कर रहे हो इन्वेंट्री काउंट के लिए, एक तरीके से कैपेसिटी को जो यूज कर रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग बेसिस। आपको क्या यूज करना चाहिए, वेट यूज करना चाहिए। आगे, क्वांटिटी ऑफ WIP इज टू बी एस्टिमेटेड कंसीडरिंग द प्लांट कैपेसिटी एज अ होल। ये भी गलत है। तो आप क्या कर रहे हो कि मेरे पास कितना WIP है, आप देख रहे हो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है तो आप उस अकॉर्डिंगली मेजर कर रहे हो WIP, विच इज रॉन्ग। आगे, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड एंश्योर स्टॉक हैव बीन काउंटेड वेरीफाइड इन ऑल एरियाज। ये ठीक है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को ये इंश्योर करना है। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मतलब क्या, लेट्स से मिस्टर ए WIP को ऑब्जर्व करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी WIP को लेकर है, राइट। या आपके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर अलग अलग इन्वेंट्री के अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है आपका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इंश्योर करना कि जो भी उनका रिस्पेक्टिव एरिया है वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक की कंप्लीट हो। तो ये वाला प्रोसीजर ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन क्या है, बिफोर प्रोसीडिंग टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस ऑफ द कंपनी। ये वही बात आ गई प्लानिंग के टाइम पे कि अभी आप जाने का सोच रहे हो, इवेल्युएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर सेंड टू CA। इसके पास आया होगा, देखो हम ऐसे काम करते हैं और आप सोच रहे हो अभी कि अभी मैं कल जब जाऊंगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने के लिए, अटेंड करने के लिए, तो मेरा क्या प्रोसीजर वहां पे रहेगा, क्या फोकस रहेगा। आपको ये सब कुछ पढ़ना है एंड आप कुछ मॉडिफिकेशन बताओगे। यू विल सजेस्ट द मॉडिफिकेशन, कुछ एडिशन और कुछ रिमूवल ऑफ सच इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर इफेक्टिव काउंट प्रोसेस। सो बेसिकली आपको इनकी कमियां बतानी है कि इनकी इंस्ट्रक्शन में क्या कमियां, क्या बेटरमेंट हो सकती है, कुछ एडिशन आपको करवाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन को अगर आप रिमूव करवाना चाहते हो तो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल। क्या आपको ये क्वेश्चन की डिस्कशन समझ में आई? यस। चलो अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये क्या इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, उन्हीं कमियों के ऊपर ये बात कर रहा है। मैं सिर्फ पढ़ती हुई चली जाऊंगी, मैंने पूरा केस सिनेरियो आपको बता दिया है और जो भी कमियां थी वो भी मैंने साथ साथ में बता दी है, और यही कमियों में इस क्वेश्चन का आंसर बनाया हुआ है। देखो क्या कह रहा है ये, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसीजर गिवन इन दिस केस आर इनकम्प्लीट। कंप्लीट नहीं है, मैंने बताया अभी आपको कि कहाँ कहाँ पे कमियां है, एंड इनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ये कमियां इसने नीचे बताई कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कमियां हैं। सबसे पहले कहता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस शुड बी सुपरवाइज्ड बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो प्रेफरेबली फाइनेंस डिपार्टमेंट से होना चाहिए। तो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जो स्टोर को जो मैनेज करता है उसी को आप सुपरवाइजर बना रहे हो।
द सुपरविजन ऑफ द काउंट प्रोसेस शुड नॉट बी डन बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज फंक्शन। हाउएवर, हाँ, आप एक काम कर सकते हो, जो स्टोर का इंचार्ज है उसे आप सुपरवाइजरी रोल मत प्ले करवाओ, आप उसकी असिस्टेंस तो ले सकते हो क्योंकि उसको बेटर नॉलेज होगी इन्वेंट्री को लेकर। स्टोर इंचार्ज ऑफ ईच एरिया शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस फॉर कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन। अच्छा, आगे कहते हैं दूसरा, ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड शुड नॉट बी अलाउड। मैंने क्या बोला कि आपको कोशिश करनी कि मूवमेंट को सस्पेंड कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसी मूवमेंट को अलाउ करोगे इट वुड डिसॉर्ट द रिजल्ट और मेक इट डिफिकल्ट टू अराइव एट द प्रॉपर रिजल्ट। वो भी मैंने आपको रीजन बताया कि अगर इन्वेंट्री आ रही है स्टोर में से, इन्वेंट्री जा रही है, तो एग्जैक्टली कितना इन्वेंट्री फिजिकली स्टोर के अंदर प्रेजेंट आप कैसे पता लगा पाओगे? सो इट हैज टू बी सस्पेंडेड। तीसरा, ये भी डिस्कशन हमने करी कि आपने टीम तो बांट दी, ठीक है, बट इंस्ट्रक्शन तो दी नहीं टीम को। The instruction relating to the constitution of the teams for count processing does not specify the counting shall be undertaken by the members drawn from the department not connected with the storage function. For example, this member may be from finance department. आपने खाली ये बोल दिया कि हम 3 टीम बनाएंगे, एक हमारा फिनिश्ड गुड का जो चेकिंग करेगा वो टीम रहेगा, एक टीम रहेगा रॉ मटेरियल को चेक करने के लिए, एक टीम रहेगा WIP को टेस्ट करने के लिए। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं ये मेंबर कौन होंगे, और जनरली ये मेंबर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, और ये लोग वो नहीं होने चाहिए जो आपके स्टोर से जुड़े हुए लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेंबर मे बी फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फर्दर विद इन ईच टीम ऑल्सो ड्यूटी भी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। ड्यूटी शुड बी फिक्स्ड सेपरेटली फॉर काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑन सीरियली नंबर्ड काउंट शीट। इट इज नो वे स्टेटेड दैट वंस काउंटिंग इन एन एरिया इज कंप्लीट। हाँ, ये भी कहीं आपने उस इंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं लिखा कि अगर आपने एक बार किसी एरिया के अंदर जो इन्वेंट्री है वो आपने कंप्लीट कर ली, उसकी काउंटिंग आपने कंप्लीट कर ली, कुछ मार्क आप लगा दो, टैग्स आप लगा दो कि इस एरिया में काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, ताकि आप दोबारा से उस चीज को आके काउंट नहीं कर रहे हो, ताकि काउंटिंग के रिजल्ट एप्रोप्रिएट रहे। अगर आपने किसी बड़े प्लांट की कभी फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो आपको ये बात देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि एक आप स्टोर में चले गए और उधर ही इन्वेंट्री है। मतलब बड़े बड़े प्लांट के अंदर इन्वेंट्री बहुत डिफरेंट जगह पे होती है ना। मतलब जैसे कि अगर मैं एक केमिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो उनका क्या रहता है कि इंस्ट्रक्शन भी होती है उनकी कि आपका एक प्लांट और दूसरे प्लांट के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। सो अगर आपके एक प्लांट है उसके अंदर आपका एक टैंक के अंदर केमिकल है, वो आपका इन्वेंट्री है, अभी दूसरा टैंक उस पहले टैंक से एक रीजनेबल डिस्टेंस के ऊपर होगा। उससे क्या होता है कि आप सेफ्टी के मेजर्स होते हैं, कल अगर जाके आग लग जाए तो फिर एक प्लांट फटेगा, साथ में दूसरा प्लांट फटेगा ना। तो इस वजह से जब ऑडिटर भी वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहा है तो एक प्रॉपर प्रोसेस उसको फॉलो करनी पड़ेगी ना वेरिफिकेशन के लिए। उसको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जब काउंटिंग करती है तो प्रॉपर टैग्स लगा रही है कि अच्छा इसकी वेरिफिकेशन हो गई, और हर एक इन्वेंटरी को काउंट करने का प्रोसीजर भी अलग होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट उस पर्सपेक्टिव से लिखे हुए हैं, और मेरे हिसाब से इन्होंने कोई रियल केस स्टडी उठाई होगी जब ये केस स्टडी का एक क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। आगे कहता है काउंट शीट शुड बी कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इन्वेंटरी रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। काउंट शीट क्या होती है? काउंट शीट होती है जैसे कि मैं एंगेजमेंट टीम का मेंबर हूं, लेट्स अज्यूम, या इनफैक्ट यहाँ पे एंगेजमेंट टीम के मेंबर की डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस को कंडक्ट कर रही है। सो लेट्स से कि मैं काउंट टीम का मेंबर हूं। ओके, सो मेरे पास एक काउंट शीट होगी जहां पे मैं रिजल्ट लिखता जाऊंगा। काउंट शीट में होता क्या है कि आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हो तो पहले ही आप इन्वेंटरी चूज कर लेते हो कि मुझे कौन कौन सी इन्वेंटरी की काउंटिंग करनी है, तो वहां पे इन्वेंटरी का नंबर्स लिखे होते हैं। ओके, फिर आप जब उनकी काउंटिंग कर रहे हो एक्चुअल जो रिजल्ट मिला उस काउंट शीट पे आप लिख देते हो। तो आप क्या कह रहे हो कि काउंट शीट के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए प्रोडक्ट की इन अकॉर्डेंस विद द इन्वेंटरी रिकॉर्ड। अच्छा, आगे जैसे कि आपने अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करी है तो आपको भी एक सिस्टम से रिपोर्ट निकलती है और आप उस पे प्रोडक्ट की डिटेल होती है, डिस्क्रिप्शन होती है जिसकी आप काउंटिंग कर रहे हो। ऐसा कंपनीज इंस्ट्रक्शन आर साइलेंट। इशू क्या है? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी उन्होंने कि कैसे टीम मेंबर वुड प्रोसीड विद देयर वर्क, जबकि ये सब कुछ होना चाहिए था। टीम मेंबर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद लेआउट प्लान्स फॉर डिफरेंट सेक्शन स्टोरेज एरिया सो दैट एरियाज आर ऑल द एरियाज आर कवर्ड। यस, आपको बताना चाहिए कि कैसे आप फिजिकल वेरिफिकेशन को कंडक्ट करोगे, कहाँ पे कितना आपको स्टॉक को वेरीफाई करना है, कितनी काउंटिंग करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इन्वेंट्री आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने, क्योंकि हर एक इन्वेंट्री अलग टाइप की होती है। अगर आपका इन्वेंट्री केमिकल पाउडर है, ठीक है, पाउडर नहीं पाउडर है, तो अगर पाउडर है तो उसका जो मेजरमेंट होगी वो अलग तरीके से होगी, लेकिन अगर आपका केमिकल है, गैस है, तो उसकी मेजरमेंट अलग तरीके से होगी। द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन आर साइलेंट ऑन हाउ पैडी, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है,
आप इंस्ट्रक्शन जब पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट ने कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी कि जो पैडी आपके ओपन एरिया में है, हिप्स के अंदर, उसको कैसे आपको मेजर करना है। मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन आर साइलेंट ऑन हाउ पैडी लाइंग इन दी open is to be counted and verified. Paddy in jute bags lying in open area in heaps should be verified by counting number of bags in one heap. तो आप देख लो कि एक हीप के अंदर कितने बैग्स हैं और टोटल नंबर ऑफ हीप्स कितने हैं, तो आपको टोटल एक जगह पे जितना आपका इन्वेंट्री वो पता लग जाएगा। As each bag is nearly of the standard size, ये ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, the quantity of the paddy can be determined by counting the number of bags in a heap and correlating it with the weight of the standard bag. पैडी इन स्टील सिलोस, जो टैंक के अंदर इन्होंने इन्वेंट्री रखी है, पैडी रखी है, ये मैंने बता दिया आपको इशू क्या था, ये कैपेसिटी से मेजर कर रहे हैं जबकि वेट से मेजर होनी चाहिए। शुड बी डिटरमाइंड यूजिंग मेजरिंग द स्ट्रेन गोजेस। ये स्ट्रेन गोजेस क्या होता है? इट इज आप इसको एक डिवाइस कह सकते हो जो वेट के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री को मेजर करती है कि कितना स्ट्रेन पड़ रहा है उस टैंक के ऊपर। ऑन द सिलोस, determining the quality in silos based upon silo capacity may lead to wrong result as paddy may have been used from such silo. हो सकता है ना कि लेट्स से एक कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 1000 kg की पैडी रखने की, बट उसमें से आपने कुछ निकाल लिए और आप कितना एस्टिमेट कर रहे हो, यहाँ भी पैडी है यहाँ भी पैडी है, इसकी कैपेसिटी कितनी 1000, तो इसके अंदर कितना होगा 1000, विच इज रॉन्ग। सो इट कैन गिव द रॉन्ग रिजल्ट। अगर 200 kg उसमें से निकल चुका है तो एक्चुअल में कितना वेट है उधर 800 kg का, तो फिर आपको वेट गोजेस यूज करने चाहिए ना, स्ट्रेन गोजेस जो उधर स्टील कंटेनर के ऊपर लगे हुए हैं, बट आप वो यूज नहीं कर रहे हो। फिर ये बात कर रहा है WIP की, कैसे मेजर कर रहे थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए, एंटिटी एज अ होल के लिए, क्वांटिटीज ऑफ द WIP शुड बी एस्टिमेटेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड नोट द प्लांट एज अ होल। सो हर एक स्टेज के, क्योंकि हर एक स्टेज के ऊपर उसको कंसिडर करने का रीजन क्या, उससे उसकी वैल्यूएशन अफेक्ट होती है, कितना परसेंटेज ऑफ WIP कंप्लीट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे ना। एस्टिमेटिंग WIP इन्वेंटरी फॉर द प्लांट एज अ होल would give inaccurate picture of WIP inventories definitely. Finished good inventory need to be counted category wise, कि different आपका जो फिनिश्ड गुड है, जैसे कि राइस की 3 कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज आप उनको काउंट करो कि राजा का कितना, जो भी ऊपर कैटेगरी थी महाराजा या जो भी था ऊपर, वो ईच कैटेगरी वाइज कितना आपका इन्वेंट्री बनता है। राइस बैग शुड बी वेरीफाइड बाय चेकिंग द नेम ऑफ द ब्रांड, जो मैंने बताया अभी आपको 3 कैटेगरी। देयर इज नो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डैमेज्ड और ऑब्सोलेट स्टॉक आइटम पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ फिनिश्ड गुड दैट इज राइस। तो ऑब्सोलेट स्टॉक को लेकर, डैमेज स्टॉक को लेकर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। Damaged obsolete inventory should be counted and shifted to a separate area for the assessment of their condition. होना क्या चाहिए, जितना भी obsolete stock है उसको आप अलग से रखो क्योंकि उससे उसकी वैल्यूएशन अफेक्ट हो रही है। And prevent mix up with the other good stock. Count sheet जब काउंटिंग हो जाती है उनकी साइनिंग कौन करेगा? हर एक टीम मेंबर जिसने काउंटिंग को परफॉर्म किया। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी स्टॉक दैट द स्टॉक हैव बीन काउंटेड वेरीफाइड इन ऑल द एरियाज, जो भी उनका जिनके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है और वहां पे मार्क लग गए हैं, एंड डिस्टिंक्टिव मार्क्स आर पुट टू कंफर्म कंप्लीशन ऑफ द काउंटिंग। तो यहाँ पे आई थिंक ये वाला पॉइंट भी ऊपर नहीं था लास्ट पॉइंट में कि कोई डिस्टिंक्टिव मार्क्स लग रहे हैं। सो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्वेश्चन देखने में लगेगा यार ये क्या लिखूं मैं इसका आंसर, बट अगर आपने एक बार समझ लिया और आप ऊपर जो भी कहानी इसने लिखी हुई है उसी कहानी से डेफिशिएंसीज मिला के आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो और जो कहानी मैंने आपको बताई है उस कहानी को एक बार फिर से सुनोगे तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर ऐसा चाहता है तो इट विल गोइंग टू बी वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन टू राइट, क्योंकि आपको इसमें कोई प्रोविजन लिखनी नहीं है। ओके सो इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आपको ना एक क्वेश्चन में टेकअप करना चाहूंगी, नीचे एसएम के क्वेश्चंस है, ऑल्दो एसएम के क्वेश्चंस इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको अलग से मिल जाएंगे, बट क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है, लिटिगेशन और क्लेम्स वाला कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है, तो ये क्वेश्चन एक है जो अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं टेकअप करना चाहूंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ना नीचे आ जाओ कंसेप्ट के अंदर, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली जब हमने 501 का इंट्रोडक्शन किया तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया कि बीइंग एन ऑडिटर आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स, कि जितना भी लिटिगेशन के अंदर आपकी कंपनी इन्वॉल्व है, ठीक है, उनका डिस्क्लोजर आपकी मैनेजमेंट ने कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किया है, उनको कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो किया, दैट मीन्स कुछ भी ओमिशन नहीं हुआ है। एंड बीइंग एन ऑडिटर आप कैसे एविडेंसेस कलेक्ट करोगे? आपको 2 स्टेजेस में काम करना है। सबसे पहले आपको रैप लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, और दूसरा आप क्या लगाओगे? फैप।
ठीक है। तो जब ऑडिटर अपना नॉर्मली एसए नंबर 315 लगाता है ना, जब वो आइडेंटिफाई करता है, एसेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिटर को लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेकर भी रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की डिस्कशन 501 के अंदर दो स्टेजेस में हुई है, रैप एंड फैप। जब उसने रैप लगाए तो उसको कोई इवेंट मिलेगा, कोई ऐसी कंडीशन मिलेगी, कोई ऐसा सर्कमस्टांस मिल सकता है जहां पे उसको लगता है कि कोई लिटिगेशन है जिसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व है, बट हो सकता है मैनेजमेंट ने उसको अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं किया है। तो वो क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, इसके बारे में ऐसे 501 डील कर रहा है। जैसे कि वो एक लेटर ऑफ इंक्वायरी है जो भेज सकता है अगर कंपनी का कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है। अगर जनरल इंक्वायरी से उसको लगता है कि एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्ड नहीं आएगा आपके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो एक स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी भी भेज सकता है। तो ऐसे कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है जो आप परफॉर्म कर सकते हो टू इवेलुएट द कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। क्योंकि ऐसा हो सकता है, देखो आपकी मैनेजमेंट से जब ऑडिटर ने इंक्वायरी करी, सो इंक्वायरी करना क्या, इंक्वायरी करने का मतलब होता है कि आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप मुझे ये बताओ कि जितना भी लिटिगेशन के अंदर कंपनी इन्वॉल्व है, क्या आपने उसको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो कर दिया है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि यस मैंने शो कर दिया है। लेकिन जब ऑडिटर देखता है, कुछ कम्युनिकेशन उसने देखी जो आप अपनी कंपनी के इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ कर रहे हो, या फिर लेट्स से ऑडिटर ने आपकी मीटिंग्स की मिनट्स देखी, वहां से आपको पता लगता है कि कुछ मैटर को लेकर डिस्कशन हो रही है जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी कंपनी किसी लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व है, बट आपकी कंपनी के मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया। तो अभी ऑडिटर को एक सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कोई तो ऐसा मैटर हो सकता है जिसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल के अंदर नहीं दिया है। कोई लिटिगेशन ऐसी है जिसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है बट उसको फाइनेंशियल्स के अंदर शो नहीं किया गया है। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन अराइज होगी ना, इसको आप बोलोगे रिस्क उसको पता लग गया। ठीक है, अभी उस रिस्क के अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्सेज बनाने हैं, तभी तो आप बोलोगे कि उसको एविडेंसेस मिल गए, कंफर्मेशन मिल गई कि एक्चुअल में ऐसा कोई लिटिगेशन है क्या जिसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए था, जिसको शो करना चाहिए था मैनेजमेंट को फाइनेंशियल्स के अंदर, बट उसने शो नहीं किया। तो अब जब आपको ऐसा रिस्क मिला तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्सेज बनाओगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, आप कंपनी का कोई अगर एडवोकेट है उसके साथ कम्युनिकेशन करोगे, उससे पूछोगे आपको पता है क्या ऐसे किसी केस के बारे में, ठीक है, और कुछ और इंक्वायरी आप उससे कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर है जो यहाँ पे 501 के अंदर लिखे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ओके, दो स्टेप के अंदर चेकिंग हो रही है, सबसे पहले रैप और उसके बाद फैप। चलो मैं पढ़ देती हूँ। दिस आर द ऑडिट प्रोसीजर जिनको ऑडिटर परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट द एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है बेटा, सबसे पहले आपको लगाना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ऑडिटर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द एरिया ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। फिर इसने बताया है कि आप कौन कौन से रैप लगा सकते हो, जैसे कि आप इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, या अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई इन हाउस लीगल काउंसिल अवेलेबल है, आपका कोई अलग से एक लेट से लीगल डिपार्टमेंट अवेलेबल है, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन कौन से मैटर के अंदर कंपनी इन्वॉल्व है। तो इंक्वायरी करना एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया। दूसरा, इंस्पेक्शन आप कर सकते हो, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कंपनी की मैनेजमेंट की टीसीडब्ल्यूजी की जो भी मीटिंग्स होती है, आप उन मीटिंग्स की मिनट को रिव्यू कर सकते हो। जो कम्युनिकेशन एंटिटी अपने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कर रही है उसको आप चेक कर सकते हो। लेट्स से कि आपकी कंपनी ने किसी एडवोकेट से, जो आपका इंटरनल एडवोकेट नहीं है, जो आपका एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, उसके साथ कोई कंसल्टेंसी ली, तो आप पूछ सकते हो कि आपने किन मैटर को लेकर कंसल्टेंसी ली। ऑल्सो आप एंटिटी का लेजर चेक कर सकते हो, लीगल एक्सपेंसेस का अकाउंट चेक कर सकते हो। वहां से आपको क्या पता लग जाएगा कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आप लीगल एक्सपेंस के नाम पे बुक कर रहे हो, तो व्हाट इज द रीजन। सो ये सारे सर्कमस्टांसेस से ऑडिटर को क्या पता लग सकता है, उसको पता लगेगा कि क्या कोई ऐसा लिटिगेशन हो सकता है जिसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व है बट उसने फाइनेंशियल के अंदर उसको शो नहीं किया, तो उसको ना रिस्क पता लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप नॉर्मली ऐसे नंबर 315 लगाते हो, एंटिटी को समझते हो, एनवायरमेंट को समझते हो, उन सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग को भी आप यूज करते हो टू असर्टेन कि क्या कोई ऐसा लिटिगेशन और क्लेम हो सकता है जिसके अंदर एंटिटी इन्वॉल्व है बट मैनेजमेंट ने, एंटिटी ने उसको फाइनेंशियल के अंदर शो नहीं किया है। एंड बेटा, अगर आपको कोई ऐसा रिस्क पता लग जाता है जो ये शो करता है कि आपकी एंटिटी किस लिटिगेशन और क्लेम के मैटर में इन्वॉल्व हो सकती है बट उसको फाइनेंशियल के अंदर शो नहीं किया गया है, तो ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो कहते हैं देखो, इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड, जो भी बाकी स्टैंडर्ड परफॉर्म करने को कहते हैं प्रोसीजर, वो तो आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप एक लिटिगेशन के मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो तो आपको प्रोविजन बनानी चाहिए, तो ऑडिटर देखेगा आपने प्रोविजन बनाई, प्रोविजन रीजनेबल है या नहीं। तो यहाँ पे जो रीजनेबल है प्रोविजन या नहीं,
ऐसे नंबर 540 की बात आ गई। आप समझ रहे हो? तो मतलब जो बाकी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं वो तो आप यहाँ पे देखोगे। उसके अलावा ऑडिटर एक काम क्या भी कर सकता है, अगर उसको कोई रिस्क मिलता है विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स, वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। लेकिन कई बार ऐसा होता है लो रेगुलेशन या जो लीगल काउंसिल जिस प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है वो प्रोहिबिट करता है, वो मना करता है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा भी प्रोफेशनल एथिक्स है जो कुछ मैटर को लेकर हमारे ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है, ऐसे ही जो आपका एडवोकेट होते हैं उनका भी बार काउंसिल है जो उनको मना करता है कि अगर कोई आपसे अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगेगा तो आप मत देना उसकी इंफॉर्मेशन। तो अगर ऐसा है तो उस गिवन सर्कमस्टांस के अंदर ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये जो प्रोसीजर 501 ने आपको परफॉर्म करने को बोला है, ये प्रोसीजर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो क्या, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। या फिर अगर ऑडिटर को लगता है कि मैंने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेट किया बट ही इज नॉट लाइकली टू रिस्पॉन्ड, वो शायद रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो क्या, मतलब अगर आपने उसको एक जनरल इंक्वायरी का लेटर भेजा तो उसको पता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मतलब आपने जनरली पूछा कि बताओ ये कंपनी किन किन मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, राइट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपने ऐसे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, आपने सिर्फ एक जनरल डिस्कशन उसके साथ करनी चाहिए। तो हो सकता है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स इन्वॉल्व इन रिप्लाइंग टू सच लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी वो रिस्पॉन्ड ना करे, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर आप उसको ना एक स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजो। ऑडिटर में सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। और स्पेसिफिक इंक्वायरी के अंदर क्या चीजें जाएंगी, ये क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है। कहता है कि जब आप लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजोगे तो उसके साथ ना अनेक्स्ट करना लिस्ट ऑफ लिटिगेशन जिनके बारे में आपको पता है, ठीक है, प्लस मैनेजमेंट ने क्या असेसमेंट करी है विद रिस्पेक्ट टू आउटकम ऑफ सच लिटिगेशन। जैसे कि मान लेते कि आपके मैनेजमेंट ने आपको क्या बताया, जब आपने इंक्वायरी करी ऊपर रैप लगाते वक्त मैनेजमेंट ने बताया 4 मैटर चल रहे हैं मेरे अगेंस्ट, 4 कोर्ट में केसेस चल रहे हैं एंड मुझे लगता है कि 4 में से 3 मैं हार सकती हूँ और मैंने इतने अमाउंट की प्रोविजन बनाई हुई है। तो आप क्या लिख रहे हो वहां पे, स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी के अंदर लिटिगेशन और क्लेम्स जिनके बारे में आपको पता है, प्लस मैनेजमेंट की असेसमेंट ऑफ आउटकम कि मैनेजमेंट की असेसमेंट क्या है आउटकम ऑफ दीज लिटिगेशन को लेकर, प्लस 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 एंड इट्स एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला कि 10 लाख मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ऑल्सो क्या कॉस्ट आ सकती है यहाँ पे जो मैनेजमेंट को पे करनी पड़ सकती है, तो आप ये भी अनेक्स्ट करोगे। ऑल्सो आप रिक्वेस्ट करोगे एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कि आप ये भी कंफर्म करो, क्योंकि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल इन सारे मैटर में डील करता है तो उसको बेटर पता होगा कि जो आउटकम है लिटिगेशन की वो क्या हो सकती है और कितनी पेनल्टी लग सकती है। तो आप कंफर्म करो कि मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट करी है क्या वो रीजनेबल है या नहीं। ऑल्सो क्या कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा लिटिगेशन है जिसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व है बट कंपनी की मैनेजमेंट ने ऑडिटर को नहीं बताया, किसको पता है, आपके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को पता है। एंड प्रोवाइड द ऑडिटर विद द फर्दर इंफॉर्मेशन इफ द लिस्ट इज कंसिडर्ड बाय द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू बी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, मतलब उसको कुछ और लिटिगेशन के बारे में पता है जिसके बारे में मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताया। तो ये सारी कुछ बातें आप कहाँ पे लिखते हो, जब आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से स्पेसिफिक इंक्वायरी करके आप कुछ मैटर को लेकर कंफर्मेशन मंगवा रहे हो। अच्छा मेरी बात आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहाँ पे सीन ऐसा है कि लेटर ऑफ इंक्वायरी देता तो ऑडिटर है लेकिन किसके थ्रू उसको जाना पड़ता है, मैनेजमेंट के थ्रू जाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ही उसको लिटिगेशन की लिस्ट देती है, मैनेजमेंट ही उसको एक कॉस्ट का असेसमेंट जो उसने किया है रिलेटिंग टू द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द लिटिगेशन वो बताती है। तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ये सारे काम। ऐसे मैंने क्यों बोला, अभी मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगी वहां पे यही सिनेरियो डिस्कस किया गया है, बट वहां पे हुआ क्या, वहां पे ऑडिटर ने डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर लिया। मतलब उसने क्या किया, लेट्स से कि आपका ना वो लीगल एक्सपेंस का अकाउंट चेक कर रहा था, लेट्स से वो वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहा था, तो उसको लीगल बिल्स मिले, लीगल बिल्स के ऊपर आपकी एंटिटी का जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल था उसका ऑफिस का एड्रेस निकाला और उसको इंक्वायरी भेज दी, मतलब मैनेजमेंट को लूप पे नहीं रखा, सो विच इज रॉन्ग। इसके ऊपर उसने क्वेश्चन बनाया है, सो दैट इज रॉन्ग। बट आपको पहले पता होना चाहिए कि ये कहां पे क्या डिस्कशन हो रही है, इस वजह से मैंने आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस किया है। चलो आगे चलेंगे इसके साथ। अच्छा कई बार ऑडिटर को ये भी लग सकता है कि मुझे इंक्वायरी करने से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, सर्कमस्टांसेस इस नेचर के हैं कि मुझे मिलना पड़ेगा, तो आप जाकर मीटिंग भी कर सकते हो टू द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। In certain circumstances, auditor may also judge it necessary to meet the
एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ये किन मैटर में हो सकता है, कौन से सर्कमस्टांसिस में हो सकता है? लेट्स से कोर्ट के उस मैटर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, ऑडिटर को वो मैटर समझ में नहीं आ रहा, उसको जाके समझना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर ऑडिटर में कंसिडर इट नेसेसरी टू मीट टू द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। So in certain circumstances, auditor also may judge it necessary to meet the entity's external legal counsel to discuss the likely outcome of litigation or claims। और ये कब हो सकता है? जहां पे ऑडिटर को उस मैटर में सिग्निफिकेंट रिस्क मिल रहा है, या मैटर कॉम्प्लेक्स है, या मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रही है। डिसएग्रीमेंट चल रही है मतलब क्या? लेट्स से एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को लगता है कि आपके ऊपर कोर्ट में जब केस को हारोगे तो 20 लाख की इंप्लीकेशन आ सकती है, बट मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाई है 5 लाख की। मैनेजमेंट अग्री नहीं कर रही, मैनेजमेंट कहती है कि मैं तो कोर्ट में इस मैटर को हारूंगी ही नहीं, मैं तो जीतूंगी, और ये 5 लाख की प्रोविजन तो मैंने बस ऐसे प्रूडेंट बेसिस पे बनाई है। सो देयर इज डिसएग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड योर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो इसको समझने के लिए कि ऑडिटर को नहीं, इसको समझने के लिए कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को ऐसा क्यों लगता है कि आप कोर्ट में केस हार जाओगे, राइट? अच्छा, मान लेते हैं कि आपकी एक और सिनेरियो है कि आपका जो ऑडिटर है वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसको मैनेजमेंट से एड्रेस मांगना चाहिए। आप मैनेजमेंट के थ्रू जाओगे, बट मैनेजमेंट उसको मना कर रही है कि आप नहीं आप इसके साथ बात नहीं कर सकते, ठीक है? एंड ऑडिटर को ये लगता है कि नहीं, मुझे तो कम्युनिकेशन करनी ही पड़ेगी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ इन ऑर्डर टू कलेक्ट द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एज रिक्वायर्ड बाय एसए नंबर 501। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपको मैनेजमेंट कम्युनिकेट नहीं करने देना चाह रही है, या फिर आप कम्युनिकेशन करते हो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ, बट ही इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ और रेगुलेशन, या उसकी प्रोफेशनल बॉडी आपको मना करती है टू रिस्पॉन्ड, तो भी आपको एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। इन आइदर सिचुएशन आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लग जाएगी, और जब भी आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगेगी तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर एसए नंबर 705। सो दिस इज योर एंटायर कंसेप्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। समझ में आया? यस। अभी आप ना क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ऑल्दो एक क्वेश्चन एसएम का है और ये डिस्कस हुआ है एसएम के क्वेश्चंस के अंदर, बट मैं इसको यहाँ पे भी टेकअप कर लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है? आप ना लीगल एक्सपेंस रिव्यू कर रहे थे जेड लिमिटेड का। क्या अभी मैंने आपको बताया ये एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है? यस। तो अगर आपको ये जानना है कि कोई ऐसे लिटिगेशन क्लेम्स तो नहीं जो आपकी एंटिटी को फाइनेंशियल्स के अंदर बुक करना चाहिए था, बट शायद उसने बुक नहीं किया हो, अगर आपको रिस्क जानना है इन द एरिया ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, आप एक प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर सकते हो? आप रिव्यू करोगे एंटिटी का लीगल एक्सपेंस। तो यहां पे जो ऑडिटर काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और आपको क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, ठीक है? सीए सुनीता जो कि कंपनी का ऑडिटर है, फाइंड्स द लीगल फी 10 लाख टू बी पेड टू बी। तो उसको क्या पता लगा कि 10 लाख रुपए का पैसा आप मिस्टर बी को पे कर रहे हैं, जो कि एक रेप्यूटेड लॉयर है। तो दिमाग में क्वेश्चन आया ना कि क्यों पे कर रहे हो इसको 10 लाख की फी? ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी। फ्लो देखो, मैंने बोला कि दिमाग में क्वेश्चन आया तो किससे पूछोगे जाके? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी कि बताओ पर्पस ऑफ सच एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट ने रिप्लाई दिया कि बहुत सारा काम है जो ये लॉयर हमारी कंपनी के बिहाफ पे परफॉर्म करता है, बट कौन सा काम? हाउएवर कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं प्रोवाइड कराई। लेकिन क्या अब आपको डाउट आ चुका है, रिस्क मिल चुका है? यस। शी फाइंड्स इट्स प्रॉपर टू कोरस्पॉन्ड डायरेक्टली विद द लॉयर। अब उसको क्या लग रहा है कि मुझे कंपनी के लॉयर से, कंपनी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करनी चाहिए। शी obtains the address and mail ID of the lawyer from his professional service bill। यहां तक वो ठीक जा रही थी कि उसको कंपनी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करनी चाहिए, लेकिन गलती उसे क्या होगी? मैनेजमेंट के साथ नहीं हो गई, मतलब मैनेजमेंट के थ्रू नहीं हो गई। उसने डायरेक्टली कंपनी के लॉयर के बिल के ऊपर जो एड्रेस था वो निकाला और कम्युनिकेट कर दिया। शी शूट्स ऑफ एन इंक्वायरी लेटर asking the nature and the status of litigation claims against the company on her letterhead। अपने लेटर हेड के ऊपर भेज दिए। इज हर अप्रोच प्रॉपर? नहीं, मैनेजमेंट बनाएगी और ऑडिटर उसको भेजेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट ऑफ द अप्रोच फॉलोड, पहले कहते हैं ये बताओ उसका अप्रोच प्रॉपर है? नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा कहते हैं भूल जाओ कि अप्रोच प्रॉपर है या नहीं, ये बताओ ऐसा करके वो क्या करने की कोशिश करी एग्जैक्टली। कहते हैं व्हाट बाय फॉलोइंग सच अप्रोच इज शी ट्राइंग टू अचीव कोरस्पॉन्डिंग विद द लॉयर बाय कम्युनिकेटिंग टू द लॉयर ऑफ द कंपनी, कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। हम डिस्कस कर चुके हैं,
वो एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा लिटिगेशन तो नहीं जिसके अंदर कंपनी इन्वॉल्व है बट फाइनेंशियल के अंदर नहीं शो किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि वो डायरेक्टली चलेगी लॉयर के साथ बात करने के लिए, उसने इंक्वायरी डायरेक्टली भेज दी, कंपनी के थ्रू नहीं की। ऐसे 501 क्या कहता है कि व्हेन ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इंडिकेट, तो मतलब जब आपने रैप लगाई, देखो इसने भी रैप लगाया, इसने लीगल एक्सपेंस को रिव्यू किया, वहां से इसको पता लगा ये इंडिकेट करता है एक मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम एग्जिस्ट हो सकता है, तो ऑडिटर को डायरेक्टली कम्युनिकेशन करनी चाहिए एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। अभी मैं आपको पढ़ा के आई, यस। ऑडिटर कैसे करेगा? ऑडिटर शैल डू थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, जो मैनेजमेंट बनाएगी भेजेगा कौन? ऑडिटर। जहां पे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से आप डायरेक्टली कहते हो कि आप कम्युनिकेट करो विद द ऑडिटर। समझ में आ रहा है? ये फ्लो चलना चाहिए था। देयरफॉर ये जो सीए आपकी कम्युनिकेशन कर रही है वो गलत कर रही है, यहां पे आपने वही लिखा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं वो कहता है कि हमारी जो पर्पस है लॉयर के साथ कम्युनिकेट करने की, वो क्या है? हम आइडेंटिफाई करें लिटिगेशन और क्लेम जिसके अंदर एंटिटी इन्वॉल्व हो सकती है बट जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाए हैं, क्योंकि ये एक मटेरियल मैटर है जिसका इफेक्ट आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से ऑडिटर का रिपोर्ट भी मॉडिफाई हो सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है। मैंने आपको पूरा ही कंसेप्ट बता दिया। अभी इस कंसेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा लिटिगेशन और क्लेम का, आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्ट जो सेक्शन है इस डिस्कशन का वो है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ऑल्दो सेगमेंट इंफॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन फाइनल लेवल पे नहीं बनेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो बनेगा तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्दो अभी तक जितना भी सेगमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया वो इंटर लेवल पे पूछा गया, और पहले जब आपका पूरा स्टैंडर्ड 501 सिलेबस का हिस्सा था, अभी भी है, बट इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है ना कि आप इसको इंटर में भी पढ़ के आते हो तो यहाँ से हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं है। तो 501 का आपने कंसेप्ट समझ लिया सेगमेंट इंफॉर्मेशन का, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट बनेगा और आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो मैं 501 का सेगमेंट इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट बता देती हूँ। तो हमने तीसरा ऑब्जेक्टिव 501 में क्या समझा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर्स ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स आपकी मैनेजमेंट को सेगमेंट इंफॉर्मेशन का जो डिस्क्लोजर देना चाहिए, जैसे प्रेजेंटेशन करनी चाहिए एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या उसने वैसे ही प्रेजेंटेशन करी, वैसे ही डिस्क्लोजर दिया या नहीं, ये ऑडिटर को चेक करना है। तो जिस असर्शन के ऊपर हम यहाँ पे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। और यहाँ पे आप एफआर के अंदर एक इंडेस पढ़ते हो, दैट इज इंडेस 108। वहां पे आपको पता है कि सेगमेंट इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है। यहां पे बीइंग एन ऑडिटर आपको क्या समझना है कि मैनेजमेंट ने प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वैसे ही किया या नहीं किया। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सफिशिएंट सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो आप कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? तो स्टैंडर्ड कहता है देखो आप ना ये प्रोसीजर परफॉर्म करो इन ऑर्डर टू कलेक्ट दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। क्या? सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि मैनेजमेंट किन मेथड्स को यूज कर रही है इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इंफॉर्मेशन, और फिर आप ये इवेल्युएट करो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद कि ये जो मेथड है क्या ये मेथड ऐसे है जिनकी हेल्प से मैनेजमेंट जो प्रेजेंटेशन करेगी, डिस्क्लोजर देगी विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज लाइकली टू बी कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कि ये मेथड वो वाली प्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे जो आपकी मैनेजमेंट को करनी चाहिए सेगमेंट इंफॉर्मेशन की एज पर इंड एस 108। इवेल्युएटिंग वेदर सच मेथड आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर ऑडिटर को ठीक लगता है वो ना इन मेथड्स की एप्लीकेशन को भी टेस्ट कर सकता है, वेयर एप्रोप्रिएट टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेथड को अंडरस्टैंड करो, आप एक काम क्या भी कर सकते हो, आप ना एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कंपैरिजन करना, रेशियोज निकालना, प्लस आप कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हो जैसे कि इंस्पेक्शन करना। सो ऑडिटर में परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर और एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर एज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। तो एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये बन सकता है जहां पे आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि बीइंग एन ऑडिटर अगर आपको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू द सेगमेंट इंफॉर्मेशन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं तो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? मैं मेथड को समझूंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा।
जब मैं मेथड समझ रहा हूं तो मेरा फोकस किसके ऊपर होगा, ये इवेल्युएट करने के ऊपर कि मैनेजमेंट जो मेथड फॉलो कर रही है, वेदर दिस मेथड आर लाइकली टू गिव द प्रेजेंटेशन एज रिक्वायर्ड बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट। दूसरा, मैं टेस्ट बेसिस पे इन मेथड के एप्लीकेशन भी टेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद ना आप नीचे आ जाओ, जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा है उन मेथड्स की जिन मेथड्स को यूज करके मैनेजमेंट सेगमेंट इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करती है, तो उस केस के अंदर ऑडिटर को कौन कौन से मैटर कंसिडर करने पड़ेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल आ सकता, क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम्पल जहां पे आपको लिखनी पड़ेंगे। सो बेसिकली मैं एक ऑडिटर हूं, मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है मैनेजमेंट के मेथड की, और मैनेजमेंट के मेथड को समझने के लिए मैं किन मैटर को कंसिडर करूंगा उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। कहते हैं कि आप ये देख लो कि मैनेजमेंट कैसे डील करती है विद द सेल, जो सेल आपके सेगमेंट के बीच में हो रही है, जो ट्रांसफर आपके सेगमेंट के बीच में हो रहा है। ठीक है, सो हाउ दीज आर डेल्ट बाय द एंटिटी, आप कैसे एलिमिनेट करते हो इंटर सेगमेंट अमाउंट्स को। आप कंपैरिजन कर सकते हो बजट का, इसको आप कहते हो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना विद द अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ये रेशियोज निकालना। अभी आपने ऊपर बोला था ना, यू कैन परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो। आप ये भी अंडरस्टैंड करो कि मैनेजमेंट अपने एसेट के एलोकेशन कैसे करती है, कॉस्ट कैसे बांटती है, वो एलोकेशन ऑफ एसेट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट अमंग द डिफरेंट सेगमेंट। एंड आप ये भी चेक करो कि मैनेजमेंट जो पिछले साल मेथड यूज कर रही थी सेगमेंट इंफॉर्मेशन को लेकर, क्या वो मेथड इस साल भी फॉलो किए जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड्स। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये देखो मैनेजमेंट ने रीजन को डिस्क्लोज किया है एंड एडुकेसी ऑफ द डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू सच इनकंसिस्टेंसी। राइट, ये बीच में आपने क्या छुड़वाया, ये कुछ नहीं बोला। इसके ऊपर अगर आएगा तो एमसीक्यू आ सकता है, वो कहता है देखो जो भी ये स्टैंडर्ड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करता है विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज इन कंटेक्स्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के कंटेक्स्ट में है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर सेगमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा है, ये इसका मतलब। Auditor's responsibility regarding the presentation and disclosure of segment information is in relation to the financial statement taken as a whole. Therefore, auditor is not required to perform the audit procedure that would be necessary to express an opinion on the segment information presented on stand-alone basis. So सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एक अलग से दे दूं और मैं बोल दूं कि आप इसको चेक करके बताओ कि क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं, और ओपिनियन दो, तो ये ऑल टुगेदर एक अलग एंगेजमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप 501 के अंदर उतना ही काम कर रहे हो ऑन सेगमेंट इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर योर ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग एनी सेपरेट ओपिनियन, यू आर नॉट परफॉर्मिंग दोज प्रोसीजर ओवर द सेगमेंट इंफॉर्मेशन जो आप परफॉर्म करते अगर आप एक अलग ओपिनियन देते सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे। तो सो दिस वाज योर एंटायर 501 का डिस्कशन। तो अगर आप 501 देखते हो तो मैंने आपको कंसेप्ट भी करा दिया, और मैंने कंसेप्ट कराने के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टैंडर्ड भी पढ़ा दिया, लेकिन ऐसे कि मल्टीपल टाइम रेपिटेशन भी ना हो और अपना पूरा स्टैंडर्ड अलोंग विद द क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्वेंटरी के एरिया में बनेंगे, या जो आपने अभी लिटिगेशन वाला पोर्शन देखा उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में कुछ ही स्टैंडर्ड है जो इंपॉर्टेंट है फाइनल लेवल पे, एंड 501 इज वन ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जब आप जाओगे ये लेक्चर बंद करके डू लाइक द वीडियो एंड यस सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट, एंड अगर आपको ठीक लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।